तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, रेगुलर हम आपको साइंस एंड टेक की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करा रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आज जो हम कराने वाले हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी के जो नए नए मिशन हैं उन सबको कवर कराने वाले हैं, जो इसरो ने कराए हैं। ठीक है ना, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। पहला टॉपिक है इसमें भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह। अगर मैं बात करूं आपसे, जिसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। यही मैं आपसे बात करूं कि ये कब लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था। इसे भारत ने खुद बनाया था, लेकिन इसे लॉन्च करने के लिए सोवियत संघ के रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रखना, हमारा जो आर्यभट्ट उपग्रह था, जो भारत ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया था, इसे इसरो ने लॉन्च नहीं किया था, इसे सोवियत संघ ने लॉन्च किया था, क्योंकि इसरो उस समय पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है ना। क्या इसका नाम महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर, जो हमारे भारतीय खगोल शास्त्री थे उनके नाम पर। किस रॉकेट से? तो कॉस्मोस 3M। किस रॉकेट से? तो कॉस्मोस 3M रॉकेट जो है उससे लॉन्च किया गया था। तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है रोहिणी। इसे रोहिणी या RS-1 भी कहते हैं। रोहिणी RS-1 जो है वर्ष 1980 में तैयार किया गया था, लॉन्च किया गया था, और ये भारत की धरती से भारत के अपने रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया पहला सफल उपग्रह। आपसे ये पूछे, भारत की धरती से भारत के अपने रॉकेट द्वारा, क्योंकि अभी तक तो हम रूस के रॉकेट द्वारा क्या करते थे, लॉन्च करते थे। फिर हमने 1980 में अपना पहला उपग्रह, जिसका नाम रोहिणी था, उसे लॉन्च किया अपने ही रॉकेट के द्वारा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस समय मिशन के कौन थे? डायरेक्टर थे। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो इन्होंने कमान संभाल रखी थी इस मिशन की, जिसमें रोहिणी फर्स्ट को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। 1980 डेट याद रखोगे। इसी के साथ कुछ मुख्य बातें SLV-3 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। SLV का मतलब है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का सबसे पहला लॉन्च व्हीकल। अभी इस समय रिटायर्ड हो चुका है ये, जो काफ़ी पुराने समय की बात है। 1980 में रोहिणी उपग्रह को इसी से हमने कक्षा में क्या किया था, लॉन्च किया था। इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल रॉकेट है ये, मतलब इसे एक्सपायर कर दिया गया है। ठीक है ना। क्षमता कितनी है? तो ये केवल 40 किलोग्राम को लो अर्थ ऑर्बिट में, जो शुरुआती हमारा एक्सपेरिमेंटल था, शुरुआती प्रयोग था हमारा, तो कम वेटेड जो उपग्रह थे उनको ही लॉन्च कर रहे थे हम लोग। ठीक है ना। कितने चरण में था ये? तो 4 चरणीय था, 4 स्टेज में। इसमें सॉलिड ईंधन का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। सभी में पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, सभी स्टेज में ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया था। इसके प्रयोग डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। SLV ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए क्या किया था, कदम उठाया था। SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वैसे इसका पूरा नाम SLV-3 भी है, ध्यान रखना। क्या नाम है? SLV-3 इसका पूरा नाम है। ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है एप्पल, जो 1981, पूरा नाम है एरियन पैसेंजर प्ले लोड एक्सपेरिमेंटल। ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंट भारत का पहला संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसके परीक्षण के दौरान बैलगाड़ी का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना, ये आप देख रहे होंगे। इसे बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। 19 जून 1981 को इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना। क्योंकि भारत उस समय भी इतना मजबूत थोड़ी था। भारत ने अपना SLV-3 बनाया ही था, वो ज़्यादा वेटेड नहीं था, वो बहुत बड़े बड़े उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम नहीं था। ठीक है ना। तो इसीलिए फ्रेंच गुयाना कहाँ पड़ता है? तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, तो वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट कौन सा था? तो एरियन फर्स्ट रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा? एरियन फर्स्ट रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो इनसेट। हर एक टॉपिक स्टूडेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। विश्वास रखिएगा आप लोग कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में साइंस एंड टेक के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे, डील कर पाओगे, और बड़े ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। तो इनसेट की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। क्या है ये? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी संचार प्रणाली है ये। क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी संचार प्रणाली है। इसकी शुरुआत
1982-83 में की गई थी, उसके शुरुआती दिनों में की गई थी। और इसने किस क्षेत्र में योगदान दिया तो ध्यान रखना, दूर संचार के क्षेत्र में, टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र में और मौसम विज्ञान में भविष्यवाणी करने के लिए कह सकते हो एक प्रकार से भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति थी ये। क्योंकि 1982-83 से पहले भारत में कभी भी भारत ने फोरकास्टिंग सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया था। 1982 और 1983 एवं में भारत ने अपने सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसमें पहला जो उपग्रह था इस मिशन का वो इनसैट फर्स्ट ए था, जो 10 अप्रैल 1982 को अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। ये भी पूछ लेगा आपको इनसैट फर्स्ट ए को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इनसैट फर्स्ट ए जो है वो अमेरिका के फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनसैट ए पहला उपग्रह था जिसे फ्लोरिडा अमेरिका से लॉन्च किया गया था, इससे पहले नहीं लॉन्च किया गया था। मौसम सेवाओं की जानकारी, प्रसारण की जानकारी, कम्युनिकेशन की जानकारी इसके द्वारा सबसे पहले की गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ व्यक्ति जो इस बार भी लेखपाल के एग्जाम में पूछे गए थे, आने वाले एग्जाम में भी ये बार बार पूछे जाएंगे, तो आप लोग ये जो पर्सन हैं ये मोस्ट फेवरेबल एवं मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जिनको आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है ना, तो इसमें मैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति की बात कर रहा हूं आपसे, आप ये देख भी रहे होंगे, राकेश शर्मा नाम है इनका। मिशन कौन सा था, ये रूस का मिशन था, हमारा तो नहीं था, लेकिन भारतीय थे ये ध्यान रख लेना। रूस के मिशन के साथ गए थे सोयूज T11, इस मिशन का भी नाम याद रख लेना। इस बार जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें अपोलो 11 की जगह अपोलो 12 नाम रख दिया था। तो बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा कि भाई ये अपोलो 11 जो है ये अपोलो 11 आंसर नहीं होगा, सॉरी अपोलो 11 उसने कंफ्यूज कर दिया था, 12 आंसर दे दिया था, स्टेटमेंट की फॉर्म में था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो आपको ये याद रखना है सोयूज T11 रूस का मिशन है, 3 अप्रैल 1984 को ये क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगर मैं इसके विवरण की बात करूं तो अंतरिक्ष में इसने 7 दिन बिताए थे, मतलब इन्होंने राकेश शर्मा ने अपने इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में 7 दिन बिताए थे। जब तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष में भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब हमारा भारत जो है वो सारे जहां से अच्छा दिखता है। ये इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से क्वेश्चन किया था। वही मैं अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला की अगर बात करूं आपसे, तो हर कोई जानता है कल्पना चावला का नाम। 19 नवंबर 1997 में नासा के कोलंबिया STS-87 मिशन, ये मिशन का भी नाम याद रखना, नासा का था, ये 1997 की बात है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी, इनका नाम था कल्पना चावला। 1997 में इनको भेजा गया था अंतरिक्ष पर। ठीक है ना, तो दूसरी बार अगर मैं बात करूं इनको, तो 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया के STS-107, वो STS-87 है और ये STS-107 है, से पृथ्वी की कक्षा में वापस आते समय दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आप लोगों को ये बताना है किस वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं मैं अगले टॉपिक की बात करूं तो कल्पना फर्स्ट 2002 में लॉन्च किया गया था। मूल नाम था इसका मैट सेट फर्स्ट, ये मौसम उपग्रह था। क्या चेंज किया था इसमें, 2003 में कल्पना चावला के निधन के बाद PM अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम बदलकर कल्पना 1 कर दिया था। तो उस समय कल्पना चावला का निधन हुआ था, नासा से गई थी वो, उनके साथ 7 व्यक्तियों का और भी निधन हुआ था। तो उनकी याद में जो हमारा मीसेट फर्स्ट था उसका नाम हमने कल्पना फर्स्ट रख दिया था। याद रखना किसने रखा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, किसने रखा, अटल बिहारी वाजपेयी ने। कह रहा है मौसम की जानकारी देने वाला पहला विशेष उपग्रह था। परिवर्तन किया कल्पना चावला के निधन के बाद 2003 में PM अटल बिहारी ने कल्पना फर्स्ट रख दी। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, PSLV C4 से, सतीश धवन हरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। और मौसम की जानकारी देने वाला पहला विशेष उपग्रह, नॉर्मल तो भेज दिए लेकिन ये पहला विशेष उपग्रह था। ठीक है ना, इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपसे एजुसेट 2004 की, तो ये किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, तो GSLV F-01, ये भी सतीश धवन हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहां से लॉन्च किया गया था।
जिस रॉकेट से लॉन्च किया प्रक्षेपण रॉकेट का नाम था GSLV F-01, ध्यान रखना। और दुनिया का पहला उपग्रह था जो विशेष रूप से शिक्षा के लिए समर्पित था, एजुसेट। इसीलिए एजुकेशन का ADU पहले ले लिया है इसमें, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला उपग्रह था जो शिक्षा के लिए क्या था, समर्पित था। इसका उपयोग दूरस्थ शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम के लिए किया गया था, ठीक है। एक भी टॉपिक आपको भूलना नहीं है, हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगलयान की। तो मंगलयान लॉन्च कब किया गया, याद रखना 5 नवंबर 2013 को। ये भी हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और ये PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। किससे? PSLV C-25 जो रॉकेट लॉन्चर था उससे लॉन्च किया गया था, C-25, ये याद रख लेना। समय रेखा की बात करूं तो समय मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। 24 सितंबर 2014 को भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान पर पहुंचने वाला पहला देश बना। लागत की बात करूं तो 450 करोड़ रुपए, हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी सस्ता था ये, ऐसा माना गया था उस समय पे। उद्देश्य क्या था? मंगल की सतह की विशेषता, वहां के वातावरण, मीथेन गैस और जीवन के संकेत की खोज करना। वर्तमान में जब 2000 का नोट चला था तो 2000 के नोट पर हमने मंगलयान की क्या बनाई थी, तस्वीर बनाई थी, अगर आपने सही से देखा हो। हालांकि मोदी सरकार ने 2000 का नोट चलवाया था, लेकिन वो 2000 दिन भी उसे नहीं चला पाए। बाद में वो 2000 का जो नोट था वो क्या कर दिया गया, डेस्ट्रॉय मतलब हटा दिया गया, ठीक है ना, रनिंग से। मंगलयान के बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो एस्ट्रोसैट जो 2015 में 28 सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था PSLV C-30 के द्वारा। और ये भारत को पहला समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है एस्ट्रोसैट। यह एक्सरे, ऑप्टिकल, UV स्पेक्ट्रल बैंड में एक साथ ब्रह्मांड का अध्ययन करती है, और यह नासा के हब्बल टेलीस्कोप की तर्ज पर क्या करती है, काम करती है। लेकिन ये भारत की है एस्ट्रोसैट जो 2015 में हमने लॉन्च की थी। 28 सितंबर 2015 को हमने क्या किया था, इसे लॉन्च किया था, ठीक है ना। इसके साथ ही चंद्रयान फर्स्ट की बात करूँ तो ये 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? PSLV C-11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। कह रहा विशेषता क्या है, यह सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, चांद पर उतरा नहीं, बस चक्कर लगा रहा था। इसने दुनिया को बताया कि चांद पर पानी मतलब जल के अणु मौजूद हैं, इसने संकेत दिया था दुनिया को। इसमें मून इम्पैक्ट प्रूफ MIP उपयोग किया गया। कह रहा जिसे जानबूझकर चांद की सतह पर क्रैश कराया गया, जिस पर तिरंगा बना था। जानबूझकर इसे क्रैश कराया गया था जिस पर क्या बना था, तिरंगा बना था, ये ध्यान रख लेना। विशेष स्थान की बात करूं तो कह रहा जिस स्थान पर MIP क्रैश हुआ, टकराया, उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट है। क्या है? जवाहर पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना। तो ये चंद्रयान फर्स्ट भी आपको जानना जरूरी है। 2008 में क्या किया था, लॉन्च किया था। अब चंद्रयान 2 की बात करते हैं। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, ठीक है। 7 सितंबर 2019 को लैंडिंग तिथि थी। सुबह मात्र 2.1 किलोमीटर पहले लैंडर का संपर्क टूट गया। कह रहा सुबह से मात्र 2.1 किलोमीटर पहले इसका संपर्क टूट गया और ये क्रैश हो गया। GSLV Mark 3 M1 से इसे लॉन्च किया गया था। काफी महंगा हमारा रॉकेट लॉन्चर था, ये असफल नहीं हो पाया, ठीक है। परिणाम यह हुआ कि यह मिशन आंशिक रूप से सफल रहा, बहुत कम। भले ही लैंडिंग सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। कौन? ऑर्बिटर स्थापित हो गया था, लैंडर नहीं हो पाया। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि ये ज्यादातर सफल मिशन नहीं था। ऑर्बिटर आपसे पूछे क्या होता है, कह रहा यह आज भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इसने चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ संपर्क बनाने में मदद की थी, जो चंद्रयान 3 हमने भेजा था। कह रहा लैंडर विक्रम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर है। रोवर जो है प्रज्ञान, ये संस्कृत में अर्थ होता है इसका बुद्धिमता। क्रैश साइट का नाम था जहां लैंडर ने अपनी छाप छोड़ी, जहां वह क्रैश हुआ उस स्थान का नाम रखा तिरंगा पॉइंट। उद्देश्य यही था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना, जिसके बाद में चंद्रयान 3 ने पूरा किया। ये आप देख रहे होंगे ऑर्बिटर है, ये लैंडर है और ये भैया रोवर है, ठीक है। एक एक करके तीनों चीज़ों को मैंने बता दिया है। इसके साथ ही आगे बात करते हैं चंद्रयान 3। ये भैया 2023 में लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023। कब? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। लैंडिंग तिथि 23 अगस्त 2023 थी। इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। LBM-3 M4 रॉकेट से, बाहुबली रॉकेट से या फेटबॉय रॉकेट से इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और ये भी हरिकोटा से है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। मुख्य उपलब्धि की बात करूँ तो भारत जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। चंद्रमा पर उतरने वाला तो चौथा, लेकिन साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बना।
लैंडर में इसका नाम विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था, 6 पहियों वाला रोबोट। लैंडर साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा था, ये भी आप याद रखना, ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि भाई इसका पॉइंट क्या था। तो शिव शक्ति पॉइंट था, इसका क्या था, शिव शक्ति पॉइंट था। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट है PSLV C-37। 104 उपग्रह लेके गया था 2017 में। इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसमें भारत के सिर्फ 3 उपग्रह थे, बाकी 101 विदेशी थे, ज्यादातर अमेरिका के थे। पैसे लेकर के हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है उसमें, लॉन्च कर सकते हैं। यह रिकॉर्ड बाद में एलन मस्क की कंपनी ने 143 उपग्रह ले जाकर के, स्पेसएक्स ने 143 उपग्रह ले जाकर के क्या किया था, तोड़ दिया था। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट है एक्सियम मिशन 4 या AX4। मिशन का नाम एक्सियम मिशन है, ध्यान रखना। जो एक्सियम स्पेस द्वारा नासा और स्पेसएक्स, जो अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, ठीक है ना, उसके द्वारा उनके सहयोग से ये मिशन निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, ध्यान रखना। लॉन्च और वापसी की बात करूँ तो 25 जुलाई 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए से लॉन्च किया गया था। 15 जुलाई 2015 को कैलिफोर्निया के तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से ये क्या हुआ था, उतरा था। ठीक है, अंतरिक्ष में समय की अगर बात करूं तो 20 दिन बिताए, 18 दिन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस 18 दिन जो है स्पेस पर रहे, ISS पर ध्यान हो। और शुभांशु शुक्ला ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने, राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बने। फॉल्कन 9 ड्रैगन अंतरिक्ष यान, ये भी याद रख लेना। 15 जुलाई को कैलिफोर्निया के तट पर उतरा, ये भी याद रखना। और भारतीय कौन थे, शुभांशु शुक्ला थे, इनका नाम भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। ठीक है भाई। इसके साथ ही अगर मैं आदित्य L1 की बात करूं तो अभी हाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भारत का पहला सौर मिशन है। कौन सा है, भारत का पहला सौर मिशन। 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से लॉन्च किया गया था, इसे PSLV C-57 द्वारा। इसके द्वारा PSLV C-57 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था, सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना और सौर तूफानों का अध्ययन करना। ठीक है ना, सौर तूफानों का। और ये लैंग्वेज पॉइंट 1 पर लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना। सूर्य के 5 लैंग्वेज पॉइंट हैं, L1 L2 L3 L4 L5, तो इसे L1 पर लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, यह 15 लाख किलोमीटर दूर है, ध्यान रखना। L1 बिंदु वह बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलन हो जाता है, यहाँ ईंधन कम लगता है और उपग्रह बिना किसी रुकावट के 24/7 सूर्य को देख सकता है। L1 पर उपग्रह को कम ईंधन की आवश्यकता, ये मैंने बताई थी, ये इसकी विशेषता है लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 की। वहीं गगनयान मिशन की अगर मैं बात करूं तो भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन इंसानों को अंतरिक्ष पर भेजना। लक्ष्य क्या है, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर में भेजना और सुरक्षित वापस लाना, ये उद्देश्य है। ताज़ा अगर मैं अपडेट की बात करूं दिसंबर 2025 की, तो मानव विहीन परीक्षण, पहला मानव विहीन परीक्षण किया, जिसमें यान एक महिला रॉकेट को भेजा जाएगा। जनवरी 2026 की शुरुआत में ये निर्धारित किया गया था। मानव विहीन मिशन की बात करूं तो यह पहला अंकुर मिशन है जो व्योम मित्र, महिला रॉकेट है, को भेजा जाएगा, है ना, इससे भेजा गया था। मानवयुक्त मिशन H1 की बात करूं तो यह मुख्य रूप से अंतरिक्ष मानव पर 2027 तक की पहली तिमाही के लिए लक्षित है कि हम 2017 की पहली तिमाही पर अंतरिक्ष यात्री को भेजेंगे। ठीक है ना। 4 प्रमुख टीम सदस्य चुने गए हैं, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णम और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, 4 इसमें चुने गए हैं, ध्यान रखना। शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में एक्सियम 4 मिशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की, नासा के साथ संयुक्त मिशन था। ठीक है, तो इस शुभांशु शुक्ला का भी आप लोग क्या रखना, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक्सपो सेट की अगर बात करूं तो एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट है, ये कौन सा है, एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट। लॉन्च 1 जनवरी 2024 को किया गया था रॉकेट PSLV C-58 से। ठीक है, आप बताओगे C-11 से C-57 से कौन कौन मिशन लॉन्च किए गए थे। अंतरिक्ष में ब्लैक होल, इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स से निकलने वाली एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करना। भारत ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। पहला कौन है, अमेरिका है। इसमें न्यूट्रॉन स्टार की बात की जाएगी, इसमें ब्लैक होल की बात की जाएगी, इन सब पर क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। और जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार से निकलने वाली एक्सरे हैं उनका ध्रुवीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूं निसार की, तो ये नासा और इसरो का मिलकर के मिशन है, इसीलिए इसका नाम निसार भी रखा गया है। इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 30 जुलाई 2025 को भारत के GSLV
16 रॉकेट द्वारा हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, दोहरी आवृत्ति रडार का उपयोग किया गया। यह उपग्रह दोहरी आवृत्ति रडार का उपयोग करेगा, जिसमें एल बैंड नासा देगा और एस बैंड इसरो देगा। नासा द्वारा बनाया गया बर्फ और वनस्पति के लिए बनाया गया है, जबकि एस बैंड जो है कृषि और मिट्टी की नमी के लिए बनाया गया है। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको दे रहा हूं, इसीलिए आप लोग पूरे तरीके से तैयार करिए। ठीक है, स्पार्ट एक्स की बात करूं तो इसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मुख्य उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में दो अलग अलग उपग्रहों को जोड़ने की तकनीकी का परीक्षण करना। डॉकिंग का मतलब होता है अंतरिक्ष में उड़ते हुए दो यान जब आपस में जुड़ते हैं तो इसे डॉकिंग कहते हैं। उपग्रह चेंजर HDX-01 और टारगेट है HDX-02। एक चेंजर और एक टारगेट, ये उपग्रह हैं, ध्यान रखना। लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 से। लॉन्च की तारीख थी 30 दिसंबर 2024। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही, तो ज्यादातर हम जो मिशन है सैटेलाइट है वो वहीं से लॉन्च करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग क्या रखना है, याद रखना। ठीक है ना, ये आप देख रहे हो डॉकिंग, तो दो ग्रहों को आपस में, उपग्रहों को आपस में जोड़। आप लोग ये बताओगे PSLV C-57, PSLV C-58, PSLV C-60 से कौन कौन से भारत ने मिशन लॉन्च किए। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये क्या है, तो सबसे भारी उपग्रह भारतीय धरती से लॉन्च किया जाने वाला वर्तमान रिकॉर्ड कह रहा है, वर्तमान में भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। 24 दिसंबर 2025 को इसका सफल प्रक्षेपण किया LBM-3M6 से, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। 6100 किलोग्राम वजन लेके गया था, 6.1 टन। इसके मालिक थे AST स्पेस मोबाइल, अमेरिकी कंपनी है, ये इसके मालिक थे। कह रहा यह एक अत्याधुनिक संचार उपग्रह है जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है सीधे मोबाइल फोन तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को पहुंचाना। ठीक है, ये बेसिक सी नेक्स्ट टॉपिक है इसी का। CMS-03 या G-7R। ठीक है ना, एक सेकेंड बस। तो CMS-03 G-7 ये पिछला रिकॉर्ड है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 से पहले से क्या किया गया था, भारतीय धरती से लॉन्च किया गया था। सबसे भारी उपग्रह है ये, ध्यान रखना, अभी तक का हाईली वेटेड सैटेलाइट इसे आप बोल सकते हो, जो अभी तक हमारे इसरो ने इनको क्या किया है, लॉन्च किया है। किसके माध्यम से, तो इसका नाम था CMS-03। ठीक है ना, 2 नवंबर 2025 को इसे लॉन्च किया गया था। और रॉकेट कौन सा था, LBM-M3M5। ठीक है ना, वजन कितना लेके गया था, तो ये 4400 किलोग्राम वजन, 4.4 टन वजन लेके गया था। उपग्रह था G-7R। ये सब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट दे रखे हैं, आप लोगों को क्या कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो चंद्रयान 4, ये सैंपल रिटर्न मिशन भी कहा जा सकता है। चंद्रमा पर लैंड करना, वहां से मिट्टी या चट्टान के नमूने इकट्ठा करना, पृथ्वी पर वापस लाना, इसका उद्देश्य था। इसमें अंतरिक्ष में डॉकिंग अनडॉकिंग, दो हिस्सों को जोड़ना और अलग करना, इसकी प्रक्रिया थी। समय सीमा हमने रखी है इसकी 2027-28 के आसपास इसे क्या करेंगे, लॉन्च करने की हमने योजना बनाई है। ठीक है ना, वहीं मैं चंद्रयान 5 की बात करूं तो इसे लूपेक्स भी कहते हैं, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। सहयोग की बात करूं तो इसमें लैंडर भारत इसरो द्वारा और रोवर जापान JAXA के द्वारा दिया जा रहा है। चंद्रमा के स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्र में पानी की मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाना इसका उद्देश्य है। इसे भी 28-29 में क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। आसपास जापान के H-3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, लगभग 28-29 के आसपास जापान का रॉकेट है H-3, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। विशेषता की अगर बात करूं तो इसका रोवर चंद्रयान 3 के रोवर से बहुत बड़ा और उन्नत होगा, तो इसमें और ज़्यादा मॉडिफाई करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बेस की, तो भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, समय सीमा कब है, 2028 कह रहा, जिसमें 5 मॉड्यूल होंगे। 2035 तक तैयार होने की उम्मीद है। यह पृथ्वी से लगभग 400-450 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्नतम लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, और ये 20 से 30 टन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से छोटा होगा। ये लगभग 20 से 30 टन का होगा। ठीक है ना, वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे शुक्रयान फर्स्ट की, इसे वीनस ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, शुक्र जो ग्रह है उसे वीनस भी कहते हैं। उद्देश्य यही है कि शुक्र के घने वातावरण, बादलों की संरचना, सतह के भूविज्ञान और वहाँ की जो ज्वालामुखी गतिविधियां हैं, आपको पता ही है शुक्र पर बहुत वोल्केनो इरप्शन होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, इन सब का अध्ययन लगाना।
अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। कह रहा है यह ग्रह के रनवे ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने में भी क्या करेगा, मदद करेगा। मार्च 2028 को इसे लॉन्च किया जाएगा LBM-3 रॉकेट के द्वारा। वहीं GSAT-7 की बात करूं मैं तो भारतीय नौसेना के लिए भारत का पहला समर्पित सैन्य संचार उपग्रह है, 2013 में लॉन्च किया गया था। GSAT-7A की बात करूं तो ये एंटीवर्ड है, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोग। वहीं GSAT-N2 की अगर हम बात करें, किसकी, GSAT-N2 या GSAT-20 भी कह सकते हो, संचार उपग्रह है ये। पहले तो नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था रॉकेट SpaceX का Falcon 9 से, और ये फ्लोरिडा अमेरिका से लॉन्च किया गया था। कह रहा है ये 4300 किलोग्राम भारी उपग्रह था, क्योंकि इससे सबसे भारी LBM-3 4000 किलो तक ही GTO में भेजी गई थी, लेकिन इसीलिए LBM-3 का प्रयोग ना करके Falcon 9 का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, जो SpaceX की अपनी कंपनी है, ठीक है। इसके साथ ही उद्देश्य क्या था कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, स्मार्ट सिटी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह, यहाँ ब्रॉडबैंड इंटरनेट, इन फ्लाइट इंटरनेट, ये सब प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य था। भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो वर्ष 2020 में इन स्पेस के गठन के बाद भारत में निजी अंतरिक्ष कंपनियों ने इतिहास रचा है। विक्रम S 2022 में कह रहा है भारत का पहला निजी रॉकेट है, इसे स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। मिशन का नाम है प्रारंभ, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। इसके तहत विक्रम S को बनाया गया था, ये आप देख भी रहे होंगे। अग्निबाण की अगर मैं बात करूँ तो मई 2024 में इसे अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया था। यह दुनिया का पहला रॉकेट है जिसमें सिग्नल पीस 3D प्रिंटिंग सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं प्रवाह की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो भारत की पहली प्राइवेट स्पेस डॉकिंग और रिफ्यूलिंग स्टार्टअप योजना भी जोर पकड़ रही है, जिसे प्रवाह कहते हैं। इसका मतलब सैटेलाइट को आपस में जोड़ना, मतलब विमानों को आपस में जोड़ना और रिफ्यूलिंग करना, उसमें फ्यूल भी जब दिक्कत आती है बीच में कभी कभी फ्यूल की, तो फ्यूल भी प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। वन वेव इंडिया मिशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसरो की सबसे बड़ी व्यावसायिक छलांग है ये। वन वेव मतलब ब्रिटेन स्थित एक वैश्विक संचार कंपनी है, जिसमें भारतीय एंटरप्राइज प्रमुख निवेशक है। इसका उद्देश्य लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह के समूह के माध्यम से पूरी दुनिया में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करना। इसरो की इसमें महती भूमिका है, ये ध्यान रख लेना। मिशन 1 जो है वो 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था, 36 उपग्रह ले गया था ये। मिशन 2 26 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था LBM-3 रॉकेट के द्वारा, इससे 36 उपग्रह लेके गया था। तो 72 उपग्रह इस मिशन के तहत 600 किलोमीटर की ऊंचाई में, लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई में भेजे गए थे। इसके तहत तो वन वेव इंडिया मिशन के तहत, ठीक है ना, इसमें ब्रिटेन भी शामिल था। NBS-01 नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं, भारत के स्वदेशी GPS नाविक की दूसरी पीढ़ी का माना जा रहा है। ये कह रहा भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है, जैसे नाविक है, IRNSS है, जिसमें 7 उपग्रह अंतरिक्ष में क्या है, मौजूद हैं। कह रहा पुराने हो चुके हैं, तो उनको बदलने और सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए NBS नेविगेशन सैटेलाइट सीरीज शुरू की है। ये 29 मई 2023 को GSLV F12 द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं अगला मैं बात करूँ तो स्वदेशी रुबिडियम परमाणु घड़ी की अगर मैं बात करूँ, तो कह रहा है किसी भी GPS की सटीकता उसमें लगी परमाणु घड़ी पर निर्भर है। पहले भारत ये घड़ियाँ यूरोप से खरीदता था। NBS 0.1 में पहली बार अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा स्वदेशी रुबिडियम परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया गया है। किसके द्वारा, तो अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं प्रोवा 3 मिशन, तो दिसंबर 2024 में इसे लॉन्च किया गया था PSLV C-59 द्वारा। यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, इसे भारत के PSLV ने हरिकोटा से लॉन्च किया था। उद्देश्य यही अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट मिलकर कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाएं, ताकि सूर्य के बाहरी आवरण का अध्ययन किया जा सके, ठीक है। तो सूर्य पे भी बहुत ज़्यादा निगरानी चल रही है, स्टडी चल रही है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है, इनके सभी के आंसर आपको देने हैं, हर एक बच्चा कमेंट में आंसर देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है निसार, जिसे नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार कहते हैं। मिशन के संदर्भ में सही मिलान कौन सा है, आप लोग बताओगे, है ना, किसने क्या दिया ये आप लोग बताओगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है LBM-3 रॉकेट का उपयोग करने वाले भारतीय धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह कौन सा था, ये आंसर भी आप लोग बताओगे। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, ये भी आप लोग बताओगे। NBS 0.1 नेविगेशन उपग्रह में पहली बार उपयोग की गई स्वदेशी रुबिडियम परमाणु घड़ी का विकास इसरो के किस केंद्र से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मिशन आदित्य L1 में L1 का क्या अर्थ है। एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस की यात्रा करने वाला कौन अंतरिक्ष यात्री है। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में मिशन में मून इम्पैक्ट प्रोब MIP जिस स्थान पर चंद्रमा की सतह से टकराया था उसे क्या नाम दिया गया था।
ये भी आप लोग बताओगे। 2004 में लॉन्च किया गया एडुसेट दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह था जो विशेष रूप से समर्पित था। किसके लिए समर्पित था ये आप बताओगे। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शानदार करने का प्रयास किया जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है, इसीलिए आप सभी अपने स्टेटस पर लगाया करिए और सभी अपने पढ़ने वाले फ्रेंडों के ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप, कोचिंग ग्रुप में शेयर किया करिए। ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं अगली